तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यानी क्लास 9th जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का पूरा टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखा है और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। ठीक है। इसके बाद है कि कोशिका की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साल 1665 ईस्वी में की थी। इसके बाद है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है पुरुष के स्पर्म की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तो पुरुष के जो होते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, उसका होता है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला के अंडाणु की होती है। ठीक है। तो अगला नंबर पॉइंट है कि कोशिका के केंद्रक की खोज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने साल 1831 ईस्वी में किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि कोशिका की खोज के लिए माइक्रोस्कोप जो थे यानी कि माइक्रोस्कोप सबसे महत्वपूर्ण औजार हैं। यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा ही सबसे पहले कोशिका को देखा गया था। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है कि एंटोनी वन होना चाहिए, यहाँ पर एंटोन लिखा है। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में मुक्त जीवित शैवाल स्पाइरोगाइरा कोशिकाओं की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। यानी कि जीवित कोशिका का जो था खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। आप इसे याद रखिएगा। और कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किया था। आप इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कोशिका में विविधता यानी कि देखो समझो इसको, यानी कि कोशिका में विविधता क्या होता है, आप इसको समझिएगा। हम बता रहे हैं जीवों को कोशिका के रूप में जीवों को कोशिकाओं के रूप में आकार में और संख्याओं में काफ़ी विभिन्नता रहती है। ठीक है ना। जो जीव का शरीर होता है उसमें कोशिका, ठीक है, और उसका आकार में काफ़ी विभिन्नता रहती है। ठीक है। कोशिकाओं जो होता है अलग अलग आकार की होती है। कुछ सूक्ष्म जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जिसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से ये बन गया, यानी कि एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, तो जिस जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तथा कुछ जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हें जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे, तो जो यहाँ पर हो जाएगा आपको, जैसे में आपको प्लाज्मोडियम याद रखना है। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो है एक बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद मानव शरीर का जो है, यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में यानी कि अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। एक कोशिकीय जीव में क्या आएगा, तो अमीबा आ जाएगा। ठीक है। इस सब को याद रखिएगा। इसके बाद है कि जैसे लगभग 50 केजी के मानव शरीर में 50 × 10 के पावर 15 कोशिकाएँ होती है। ठीक है ना। यानी कि हमारा जो शरीर है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर पॉइंट है वो है कि कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कोशिका के अध्ययन को सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला नंबर है कोशिका झिल्ली, दूसरा नंबर है कोशिका द्रव्य, तीसरा नंबर है केंद्रक। ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, अगला नंबर है कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए, प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। यहाँ झिल्ली मिस्टेक में टाइप हो गया है। ठीक है। तो लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि देखिए, प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है।
जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति। तो देखिए इसको पढ़ना है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। यानी कि देखिए कोशिका भित्ति जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका का निश्चित रूप देकर सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है और कोशिका को सूखने से भी बचाती है। ठीक है, अगला नंबर देखिए पॉइंट है कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो देखिए जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य अनेक अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। यह गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है। इनमें अनेक रचना पाई जाती है। यानी कि कोशिका द्रव्य में अनेकों रचनाएं होती है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना, सबसे पहला है अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है जिसे अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक, इसके बाद देखिए खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के बाहर झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम जो होते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है संरचना, वो है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। ठीक है, तो देखिए यह अत्यंत सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ जैसी रचना होती है। ये जीवाणु एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करना और पैकेज करना होता है। यानी देखिए गोल्जी काय का जो कार्य है वो है यानी कि हमारे शरीर में जो होते हैं प्रोटीन होते हैं और अणु होते हैं लिपिड, उनका परिवहन करना होता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह कोशिकाओं में क्या होता है, परिवहन करना होता है। इसके कार्य को भी देख लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण के मुख्य कार्य ये हैं। देखिए प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करना और पैकेज करना इसका कार्य होता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कोशिका के अंदर और बाहर उपयोग के लिए जैव रसायनों को प्राप्त करना, छांटना, संशोधित करना, केंद्रित करना, पैक करना और भेजना इसका कार्य होता है। नहीं, भेजने का मतलब परिवहन करना इसका कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम की वृद्धि और लिपिड परिवहन को सहायता प्रदान करना, ये गोल्जी बॉडी का ही कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है लाइसोसोम क्या है। तो ये बहुत सूक्ष्म कोशिकांग हैं। इसका आकार थैली जैसा होता है जिनमें एंजाइम भरे होते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाली बाह्य पदार्थों का पाचन करता है और जीवाणु तथा वायरस से रक्षा प्रदान करता है। लाइसोसोम जो होते हैं इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, तो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला नंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। ठीक है ना, यदि अगर हम दौड़ते हैं चाहे कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है, तो उसका ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा एंडेनोसिन ट्रांसफेट एटीपी नामक एक छोटे अणु में संग्रहित होती है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लवक यह पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरी रहती है। इसका आकार अंडाकार गोलाकार होता है। यह 3 प्रकार की होती है। वर्णित लवक यानी यह जो है रंगहीन तथा श्वेत होती है। यह मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाई जाती है और खाद्य संचयन का कार्य करती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका संचयन कौन करता है, तो अवर्णी लवक करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है वर्णी लवक। वर्णी लवक रंगहीन होता है। यह फूल और बीजों के
के में रंग प्रदान करता है। जो फूल और बीज का जो रंग होता है उसको प्रदान कौन करता है? तो वर्णी लवक करता है। तीसरा नंबर है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके जो वर्णी लवक होते हैं उसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और इसके बाद जो अवर्णी लवक है उसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो हरित लवक जो है ये हरे रंग का लवक है, इसके कारण पत्तियां जो पत्तियां हरी रहती है। ये भोजन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद होता है अगला नंबर पॉइंट की रसधानी वैक्यूल्स, यानी कि कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे रहते हैं जिसे कोशिका रस कहते हैं, ठीक है। यह जल संतुलन का कार्य करती है तथा ये पादप कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करती है। रसधानी का जो कार्य है वो जल संतुलन का कार्य करना है, ठीक है। रसधानी का खोज सबसे पहले साल 1776 ईस्वी में वैज्ञानिक स्पेलन नजी ने की थी। इन्होंने प्रोटोजोआ में तारे के आकार की सिकरी हुई रिक्तिका को देखा था। साल 1847 ईस्वी में डुजार्डिन ने इसे रिक्तिका नाम दिया था, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तारका यानी कि सेंट्रोसोम, यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। यह कोशिका का प्रचलन अंग है, ठीक है। पॉइंट की माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी नलिकाएं जैसी होती है ये, ठीक है, जो कोशिका केंद्रक के चारों ओर बिखरी हुई रहती है। कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल सेंट्रियोल सिलिया के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। ये जो आपको बताया गया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। और अगला नंबर देखिए पॉइंट है कि केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है, या केंद्रिका कला कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का क्या होता है? तो आदान प्रदान होते रहता है। इसके बाद अगला नंबर है कि केंद्रक की संरचना को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि केंद्रक झिल्ली, दूसरा नंबर है केंद्रक द्रव्य, तीसरा नंबर है केंद्रिका, ठीक है। तो देखिए केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य की निश्चित आकृति रखती है। यह झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का क्या होता है? तो आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो देखिए अब केंद्रक द्रव्य क्या है? जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक के द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है केंद्रिका। तो न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है तथा आरएनए का संश्लेषण करती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुणसूत्र, कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है फेलिकल, होगा यहाँ पर गलती लिखा है पेलिकल। यह गुणसूत्र का सबसे छोटी बाहरी भाग होता है। ये मैट्रिक्स को घेरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मैट्रिक्स, गुणसूत्र में जालीदार रचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 समांतर कुंडलित धागा के समान रचना होती है जिसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरा नंबर है क्रोमोमैटिक्स। देखिए गुणसूत्र में एक लंबी टेढ़ी रचना होती है जिसे मैटिट्स कहते हैं। क्रोमोमैटिक्स में 2 या 2 से अधिक महीन कुंडली धागे की समान रचना होती है जिसे क्रोमैनीमेटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र रहते हैं। दूसरा नंबर मकई के पौधे में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर के पौधे में 24 गुणसूत्र होते हैं, आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं, मेढक में 64 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो 6 जीवों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो बड़े यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है।
देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यह कोशिकाएं प्राचीन एवं अल्प विकसित होती हैं, यानी थोड़ा बहुत विकसित हुआ रहता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक जो होती है कोशिकाएं, यह नई और पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। दूसरा नंबर है इसमें प्रोकैरियोटिक में कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह सदैव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं ये बहुकोशिकीय रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें माइक्रोकोलोनिया की अनुपस्थिति होती है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकोलोनिया की उपस्थिति होता है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है 5 नंबर की प्रोकैरियोटिक में कि डीएनए आकार में छोटा एवं गोलाकार होता है, जबकि इसमें जो यूकैरियोटिक में है उसमें डीएनए आकार में बड़ा तथा गुणसूत्र पर व्यवस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखें। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका इसमें तीसरा नंबर है कि इसमें रिक्तिका बड़ी एवं बहुत कम होती है, रिक्तिकाएं बड़ी एवं बहुत कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी एवं बहुत अधिक होती है। इसके बाद है पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यदि अगर आप पेड़ पौधे को काट देते हैं तो वो अपना स्थान नहीं भर पाता है, जबकि अगर हमें कट जाए अगर उंगली तो ऑटोमेटिक जो होता है वहाँ पर नए चमड़ी आ जाते हैं, तो वो कोशिका विभाजन के ही कारण होता है। तो हम लोग में सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है, जबकि पादप में सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं रहता है। इसके बाद अगला नंबर है पदार्थों का परिवहन। उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कोशिकाओं से पदार्थ का परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए हमारे शरीर में जो होते हैं बहुत ही उपयोगी पदार्थ होते हैं, बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसे यानी कि सभी पार्ट तक पहुँचाने का काम, और उसके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसे यानी कि निकाल कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो पदार्थों के परिवहन द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए विसरण। देखिए इसमें गैस द्रव तथा विलय के अणुओं की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब्जी का जो सुगंध होता है वो यानी कि फैल जाता है, यानी कि वो जो गर्म होता है भाप, वो गर्म क्या होता है कि ठंडी की जैसे जहाँ पर ठंडा हवा रहता है ना वहाँ जाने की कोशिश करता है। तो इसके कारण क्या होता है जो उसकी जो खुशबू होती है सब्जी की खुशबू वो हवा में फैल जाती है और हमारे नाकों तक आ जाती है, ठीक है। तो गैस द्रव्य तथा विलय के अणुओं की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। इसके बाद देखिए परासरण क्या है, परासरण क्या है। जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं, ठीक है। देखिए परासरण क्या होता है समझाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक हमने कटोरी लिया, ठीक है, और इसमें यानी कि हमने छोटे छोटे छिद्र कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमने कुछ पदार्थ डाला है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कुछ ही पदार्थ अंदर आएंगे और सब बाहर छन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि चलनी में होता है, ठीक है। चलनी को हम लोग परासरण का विधि मान सकते हैं। उसमें देखिएगा यानी कि जो होते हैं आटा जो सूक्ष्म होते हैं वो अंदर चले आते हैं, जबकि जो मोटे मोटे रहते हैं वो ऊपर ही, जिसे चोकर बोला जाता है, वो ऊपर रह जाता है। वो परासरण का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता नहीं है। इसके बाद देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है ना, कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जो कि पूछ सकता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेमो स्वांग ने दिया था 1839 ईस्वी में। तो कोशिका सिद्धांत को पहली बार 1839 ईस्वी में मैथियस जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। सभी जीव यानी कि देखिए क्या कहे थे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके बाद है कि कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद पहली बार 1857 ईस्वी में वॉन कोलिकर द्वारा खोजा गया था। बाद में 1886 में रिचर्ड अल्टमैन द्वारा इसे बायोप्लाट्स जीवाणु रोगाणु नाम दिया गया। कथी है रही जीन शब्द की खोज विलियम जॉनसन ने किया था। ये क्या है, कौन, पहली बार वन कोलिकर द्वारा
अल्टमैन द्वारा इसे बायोब्लाटस जीवाणु रोग नाम दिया गया।